एक सूचक बात है। हम जाते भी किसी के पास सिर्फ किस वजह से हैं? कामना, माने भ्रम। और कभी उससे टूटते भी हैं, रिश्ता छोड़ते भी हैं, तो किस लिए कि कामना पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि झूठ की वजह से गए थे और सच दिख गया इसलिए छोड़ दिया। नहीं, झूठ की वजह से ही गए थे और छोड़ा भी झूठ की वजह से। तो उसमें ये बैठ जा, बैठ जा। उसमें ऐसा थोड़ी होने वाला है कि एक चीज जिसके पास झूठ की वजह से गए थे उसको छोड़ दिया तो जिंदगी में सच आ जाएगा। जाओगे कहीं और रिश्ता बनाओगे, वो रिश्ता भी बराबर का झूठा होगा। यहां कोई रिश्ता बना रहा हो, हम्म, गए हैं अपनी शादी रजिस्टर कराने, तो वहां भी भ्रम ही है जो दो लोगों को पास ला रहा है। और गए हैं डाइवोर्स फाइनल करने, उसके लिए भी साइन वाइन करना होता है, तो वहां भी कोई झूठ ही है जो रिश्ता तोड़वा रहा है। मैंने सच को तो किसी कदर नहीं आने देंगे। पास आएंगे तो भी झूठ की वजह से, और दूर जाएंगे तो भी। हुआ ये होगा कि दूर तो जाना ही था, मेरी बात के रूप में बहाना मिल गया। दूर जाने का तो मन कर ही रहा था, बहाना और मिल गया कि हाँ ये देखा। ये ऐसा नहीं है कि मेरी कामना पूरी नहीं हो रही मैं इसलिए तुमको छोड़ रहा हूं। मुझे तो अब ज्ञानी का समर्थन प्राप्त है। तुमने ज्ञान का भी इस्तेमाल बस अपनी कामना के समर्थन में करा है। अन्यथा आज भी तुम्हें ये प्रश्न कैसे बचा होता कि बताइए प्रेम क्या है, पहचाने कैसे। बिना पहचाने ही किसी को पकड़ भी ले आया था और बिना पहचाने ही किसी को छोड़ भी दिया। ये कैसे किया? कारण बोल रहे हो, झगड़े होते थे। माने कामना नहीं पूरी हो रही थी, कामना इधर उधर दोनों तरफ पूरी हो रही होती, झगड़े नहीं होते हैं। रिसर्च कहती है कि बाकी ऊपर ऊपर जो भी कारण बताए जाएं तलाक के, पर जो अंदरूनी कारण होता है, विशेषकर पश्चिम में, क्योंकि वहाँ जब रिसर्च होती है, रिसर्च कैसे हो सकती है, पूछा ही जाएगा इसमें तो वहाँ पे वो लोग ईमानदारी से बोल देते हैं। भारत में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुंह से बोली नहीं जाती, खासकर महिलाएं मुंह से बोली नहीं पाएंगी। तो रिसर्च होती है तो उसमें निकल के आता है कि जो सबसे बड़ा कारण है तलाक का, संबंध विच्छेद का, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेक्स में मज़ा नहीं आता, उसके बाद तरह तरह के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि साहब रिश्ता तो इसलिए टूटा क्योंकि हमारे झगड़े होते थे, पर मूल कारण रिश्ता टूटने का वही था जो मूल कारण था रिश्ता बनने का। सेक्सुअल अट्रैक्शन ही था जो पास लाया था। अब जब सेक्स मज़ेदार नहीं रह गया, ऊब गए, तो फिर बहुत बहुत वजहें अपने आप पैदा हो जाती हैं। तुम ज़्यादा कमाते नहीं हो, वो बोल रहा है कि तुम इधर उधर टीवी बहुत ऊंचा चलाती हो। फिर तो आप बहाने कोई भी खोज सकते हो। हुँ? ये कोई सन्यासी हो गए हैं? इनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं? सेक्स उत्तेजक नहीं बचा इसलिए किसी को, तो ये कोई आध्यात्मिक बात कर दी है क्या? तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैंने पश्चिम में ऐसा होता है, हम कहाँ। हम तो संस्कारी लोग हैं। इश्क है आसमां में उड़ के जाना, कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। बहुत खुले प्रत्यक्ष प्रमाण आते हैं जब सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है तो। हालांकि सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए इसकी संभावना बहुत कम है। सही व्यक्ति की जिंदगी में आएगा ना, आपकी जिंदगी में क्यों आएगा? और वो आने को भी होगा तो आप उसको आने दोगे क्या?
हर प्रकार से अवरोध खड़ा करोगे, क्यों घुसने दोगे उसको? आपको तो अपने जैसा कोई चाहिए, अपने तल का, जो आपकी कामना पूरी कर सके। सही व्यक्ति जब जिंदगी में आता है तो दो बातें होती हैं। पहला, तो चोट लगती है, और दूसरा, आंख खुलती है। ठीक वैसे जैसे सुबह सुबह होता है जब कोई झंझोड़ के जगाता है, बुरा भी लगता है और आंख भी खुलती है। आपने देखा है, आप रात को किसी को कहकर सोए हो मुझे सुबह उठा देना, तब भी अगर वो सुबह उठाने आए तो उस पर चिढ़ तो छूटती है एक बार। कई लोग ऐसे हाथ भी फेंक देते हैं और कहेगा तुमने ही बोला था सुबह उठा देना 6 बजे, अब उठा रहे हैं तो हाथ मार दिया। चिढ़ तो लगती है। तो सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए और आपको चिढ़ न लगे, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो सही है नहीं, या फिर आपकी नींद बहुत गहरी है, अभी वो आपको उठाने में सफल नहीं हो पा रहा है। अगर वो सही भी है और आपकी नींद तोड़ भी रहा है, तो चिढ़ तो लगेगी। चिढ़ भी लगेगी और आंख भी खुलेगी। और जब आंख खुलेगी तो आप मन महसूस के यही कहोगे कि है तो ये नालायक, दुखी तो किया, पर चलो कुछ फायदा कर दिया है, तो अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। पर चिढ़ का भी क्षण होगा, एक नहीं कई क्षण होंगे जब बड़ा द्वेष उठेगा, होने नहीं देता, होने नहीं देता। तो आप बहुत लंबे समय तक अपने आप को अंतर्द्वंद में पाओगे। भीतरी एक घर्षण रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। कुछ होगा भीतर जो चिढ़ेगा, गुस्साएगा, और कुछ होगा भीतर जो धीरे धीरे प्रेम में पड़ता जाएगा। फिर बड़े अरसे बाद ऐसा होता है कि एक दिन जब कोई आवाज़ उठती है कि छोड़ दो इसको, और आप कहते हैं हाँ छोड़े देते हैं, तो आपको सहसा पता चलता है कि अब इसको छोड़ सकते ही नहीं, कि आपने उसको छोड़ पाने का अपना अधिकार ही धीरे धीरे छोड़ दिया है। तो अब आप उस इस अधिकार का इस्तेमाल भी करना चाहते हो तो कर सकते ही नहीं, अब वो नहीं छूटेगा। पर ये होता है बीसियों बाद उसे छोड़ने के प्रयासों के बाद। 20 बार आप बोलोगे इसको छोड़ ही रहा हूँ, इसको छोड़ ही रहा हूँ, इसको छोड़ ही रहा हूँ। उस 20 बार उसे छोड़ने के प्रयास के बावजूद आप 20 बार अगर बच गए, तब 21वीं बार ये होगा कि आपको ख्याल आएगा कि इसको छोड़ दूं, और उसको छोड़ने की जगह आप अपनी फ्लाइट छोड़ दोगे। अब नहीं छोड़ सकते, पता ही नहीं चला, धोखा हो गया। ये आदमी कब भीतर घुस करके इसको छोड़ने का हमारा अधिकार ही समाप्त कर गया, हमें पता ही नहीं चला। अब हम इसे छोड़ना चाह रहे हैं पर छोड़ नहीं सकते। पर उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। उससे पहले 20 मौके ऐसे आते हैं जब बहुत दिल करता है कि इसको छोड़ दो, और संभावना यही होती है कि 20 में से किसी बार तो आप छोड़ ही दोगे। तो हम समझा कि सही व्यक्ति का जीवन में आना कोई मीठी घटना तो कदापि नहीं हो सकता। वो मीठी चीज नहीं होगी कि गुण गा रहे हो, नाच रहे हो, धूम मचा रहे हो, अनुग्रह व्यक्त कर रहे हो। अनुग्रह भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन साथ में बहुत सारा दर्द, तो क्या बोलूं, दर्द भी थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे ऊपर की चीज है। इसके लिए कोई जमीन का शब्द दीजिए ना। चिढ़, खुन्नस, 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 कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात करता है, पर भीतर कुछ ना कुछ उसके लिए कांटा रहेगा। ऐसे समझो कि भीतर एक भाव लगातार ये रहेगा कि मैं इसको गिरते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि इसने मुझे लगातार यही दिखाया है ना कि मैं कितना नीचे हूं।
तो मुझे भी एक बार तो कम से कम इसको हारते हुए, गिरते हुए, टूटते हुए देखना है, किसी तरह से देखूं तो। क्योंकि तू तो सबको बताता रहता है कि हम गिरे हुए हैं, ऐसे हम भी देखना चाहते हैं कि तू गिरा हुआ है। तो अगर कहीं से कोई आधा अधूरा भी कुछ सबूत मिल गया उसके गिरने का, तो आपके भीतर कोई होगा जो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, कह देखा हमें दिन रात लानतें भेजता था कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, और ये क्या है। बड़ी प्रसन्नता होगी। समझ में आ रही है बात ये? तो उसके साथ आपका एक बड़ा विचित्र सा रिश्ता रहेगा, जहां एक और आपको दिख रहा है लाभ हो रहा है, छोड़ना भी नहीं चाहते, और दूसरी ओर हर चौथे दिन उबाल आता है कि इस बार तो लात मार ही देंगे। उसको 20 बार छोड़ने के असफल प्रयासों के बाद ही 21वीं बार ऐसा होगा कि छोड़ने का ख्याल आएगा, पर छोड़ नहीं पाओगे। पर 20 वो प्रयास असफल हो जाएं, ऐसी संभावना कम होती है। 20 में से हम कह रहे हैं कोई ना कोई प्रयास तो सफल हो ही जाता है। बहुत अच्छा भाग्य होता है, या फिर बहुत उस दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर श्रम किया होता है कि वो 20 बार आपको रोक ले। आप 20 बार भागना चाह रहे हो, 20 बार हाथ बढ़ा बढ़ा करके, आपके पांव पकड़ पकड़ के, मन्नतें कर करके आपको रोक रहा है। बार बार आपके चले जाने पर भी आपको बुला रहा है। इसके लिए या तो सौभाग्य चाहिए या किसी का बड़ा श्रम। दोनों बातें मुश्किल होती हैं। जो जिंदगी में अचानक बहार आ जाती है ना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। खट से लगा, मिल गया। अगर इतनी जल्दी पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारे ही भीतर द्वारा प्रक्षेपित की हुई चीज है। इसका मतलब वहां कुछ नया नहीं है। अगर इतनी जल्दी पहचान गए तो इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते हो। ठीक, आप मिठाई की दुकान में जाते हो, वहां गुलाब जामुन रखा होता है, आपको कितना समय लगता है पहचानने में? तत्क्षण पहचानते हो। क्यों तत्क्षण पहचानते हो? क्योंकि उस गुलाब जामुन को तुम अपनी कल्पना में न जाने कब से रखे हुए हो, क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूरी कर रहा है, तो तुरंत पहचान गए। और तुरंत उससे रस भी, मिठास भी मिल जाता है। और एकदम कोई नई चीज मिलती है तो क्या पहचान लेते हो तुरंत उसको? तो जिसको देखते ही लगे कि बाहर आ गई, मिठास आ गई, उसको तो तत्काल जान लेना कि ये कुछ और नहीं है। हाँ, मैंने ही जिसको कामना में निर्मित कर रखा है, ये वही है। ये मेरे ही तल का केचुआ है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जो पहली नजर में भाग गया, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट सबसे बड़ा और सबसे सशक्त प्रमाण होता है कि तुम गिरने जा रहे हो। इसलिए उसके बाद होता है फॉलिंग इन लव। वास्तविक प्रेम बहुत समय लेता है होने में, बहुत बहुत समय लेगा, दशकों भी लग सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि 70 साल के बाद समझ में आया कि यही तो। ये भी हो सकता है। धीरे 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 गलाता है आपको भीतर से। वक्त लगता है ना। ये थोड़ी कि फूफी ने लड़का देखा है, ये देख ले तू, और कल वो भी आ रहे हैं और वो अपनी 2-4 औरतों को घर की लेके आ जाते हैं। वो आपको बिल्कुल, पहले वो होता ना, चाय दिखा दो, फिर वो आपको बिल्कुल जानवर की तरह पीछे के कमरे में ले जा करके आपका शरीर अच्छे से उंगली घुसेड़ के और पकड़ के नाप के दबा के देख लेते हैं, हाँ ठीक है, उपजाऊ है, फर्टाइल है लड़की। और आप उसको फिर कह देते जाओ तुम लोग छत पे आके बात कर लो, और आप वहाँ छत पे जा करके 5 मिनट बात कर लेते हो। प्रेम भी हो जाता है। क्योंकि आजकल ये अपमान की बात लगती है कहना कि प्योरली अरेंज्ड मैरिज थी, तो हर आदमी यही बोल रहा है, नहीं नहीं, इट्स लव कम अरेंज्ड मैरिज।
अच्छा, लव कब हुआ? वो जब हमें देखने आए थे ना, तो हम दोनों छत पे चले गए थे, वहां प्यार हो गया। कैसे लगता है कि देखो आधुनिकता और पुराने संस्कारों के मध्य कितना प्यारा संतुलन बनाया है। लव कम अरेंज्ड मैरिज। वहां छत पर बातचीत क्या हुई थी? तो आपने पढ़ाई क्या करी है? वो मैंने ये करी। हैं जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? वो आपको थोड़ी बताएगा कि उसकी वास्तविक हॉबी क्या है। वो तो आपको रात को पता चलेगा। इतनी खतरनाक हॉबी थी, यही करते रहते। ऐसे 5 मिनट में नहीं हो जाता प्यार। आ रही है बात? बाजार सजी हुई है, कोई रिझा रहा है, कोई रीझ रहा है, इसको प्यार बोल रहे हो? छोड़ो। चेहरा देख के प्यार कर रहे हो? और कुछ करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दुर्घटना में आधा हिस्सा चेहरे का बिल्कुल उखड़ ही गया, या पूरा ही पूरा ऐसे नुच गया? क्या होगा तुम्हारे प्यार का? बोलो। ये बहुत असंभावित तो नहीं होता ना? जुल्फे जुल्फे कर रहे हो, उड़ गए बाल। अब वो गा रही हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल धड़के, हवा जोर की चली वो उड़ी गई जुल्फ, वेग लगा के आया था धूर्त। अब क्या करोगी? गाना रुक गया, कुंवारियों का दिल धड़कना भी बंद हो गया। मर गई क्या सब? ये जो इतने झगड़े होते हैं प्रेमियों में, मत सोचना किसी और वजह से होते हैं। झगड़ा तो वो इस बात पर भी लेते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो ऑर्डर क्या होगा। मूल वजह बस यही होती है कि जो भी अरमान थे अब पूरे नहीं हो रहे हैं। तो फिर आप मेन्यू पे लड़ लो, किसी बात पे लड़ लो, मूवी कौन सी देखनी है इस पे लड़ लो। बहुत कारण मिल जाते हैं लड़ाई के। हिंसा कोई सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है? प्रेमियों के मध्य कुछ कमी रह जाती है क्या? वहां भी बराबर की होती है। दहेज हत्याएं होती हैं तो क्या लिव इन में मर्डर्स नहीं होते? लिव इन वाले भी एक दूसरे के लिए उतने ही हिंसक होते हैं जितने पति और पत्नी। बात विवाह की नहीं है, बात तो लिंग की भी नहीं है। विवाह नहीं भी किया हो तो भी हिंसा रहेगी। जहां अज्ञान है वहां हिंसा है, जहां अप्रेम है वहां हिंसा है। बात लिंग की भी नहीं है। एक लेस्बियन लिव इन कपल था, वहां एक लड़की ने दूसरी की हत्या कर दी। लो, नहीं अब इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो क्रोध आएगा। क्रोध और क्या होता है? अपूर्ण कामना ही क्रोध बनती है। इसीलिए आदमी ना अपने बाप को इतना पीटता है, ना अपनी माँ को, ना अपनी बहन को, जितना वो अपनी बीवी को पीटता है। क्योंकि बाप से, भाई से, माँ से, बहन से उतनी कामनाएं नहीं होती, भयानक, मॉन्स्ट्रस, दानवाकार, जितनी जबरदस्त कामनाएं बीवी से होती हैं। इसीलिए इतिहास में माएँ, बहनें, भाभियाँ ये सब नहीं पिटी हैं, बीवियाँ पिटी हैं। अब सुनो, सही इंसान को जिंदगी में लाने के बारे में एक और बात, शायद आखिरी बात। कोशिश करके ये काम नहीं होता। तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएगा।
उसका तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारी कोशिशों का परिणाम नहीं होगा। तुमने पहले से ही उद्देश्य बनाया है, प्रयोजन, एजेंडा, टारगेट, कि अब मैं इतने साल का हो गया हूं और मुझे जीवन में साथी तो चाहिए ही, तो मैं सही आध्यात्मिक साथी को लेकर के आता हूं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। वो जब भी आएगा तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि वो आ रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो आएगा तो उसमें तुम्हारा कम योगदान होगा, उसका ज्यादा होगा। तुम्हारा योगदान तो यही होगा कि जब वो आ रहा होगा तो तुम बाधा बनोगे, यही तुम्हारा योगदान है। वो आ रहा होगा, तुम रोकोगे। अपनी ओर से क्या कर सकते हो? जो मैंने लक्षण बोले वैसा कोई जीवन में अगर आ रहा हो या जीवन में कहीं मौजूद हो दूर दूर भी, तो उसको बाधा देना, रेजिस्ट करना छोड़ो। तुम उसे खींच नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई होता है ना तो अपना मालिक आप होता है, वो तुम्हारे खींचे खींचेगा नहीं। आएगा तो स्वेच्छा से। हाँ, तुम उसे रोक सकते हो। रोकना छोड़ो, रोकना छोड़ो। और ये उम्मीद छोड़ो कि मैंने पहले ही तय कर रखा है कि इस व्यक्ति को तो मैं जीवन में इसलिए ला रहा हूं, इसको मैं जीवन संगिनी बनाऊंगा, ये करूंगा। ऐसे नहीं होता। ये काम जब भी होता है अनायास होता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन पाओगे कोई बेहतर इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। तुम सही दिशा में चलने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, सही राह पर। एक दिन अनायास पाओगे कि उसी राह पर सही दिशा में चलता हुआ कोई हमसफर मिल गया है। पर वो जो हमसफर है वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सही राह और सही मंजिल तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। फिर उस सही राह और सही मंजिल से इतनी ताकत मिल जाती है कि हमसफर की तलाश छोटी चीज हो जाती है। तुम कहते हो राह भी सही है, मंजिल भी सही है, हमसफर मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। और जब भी कह देते हो ना कि मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, तो कई बार बहुत अच्छा हमसफर मिल जाता है। और मिल जाए तो उसकी खातिर मंजिल को मत भुला देना। हमसफर मिल भी जाए तो भी यही कहना कि तुम हमसफर हो, मंजिल नहीं हो गए। जाना तो मंजिल की ओर ही है ना। मंजिल तो तब तक रहेगी जब तक सांस है। हमसफर तो छूट भी सकता है किसी दिन। हमसफर छोटी चीज है, मंजिल बड़ी चीज है। सफर बड़ी चीज है, हमसफर छोटी चीज है। आ गया संयोग से, चला भी जाएगा संयोग से। यह संयोग की बात हो सकती है कि हमसफर मिला कि नहीं मिला या कब तक के लिए मिला, पर यह संयोग की बात नहीं होनी चाहिए कि तुमने राह और मंजिल क्या चुने हैं। यह बात बहुत आत्मिक है। यह बात बहुत विवेक से आनी चाहिए कि क्या राह है, क्या मंजिल है। राह सही है, मंजिल सही है, तो कुछ संभावना है कि उस पर तुम्हें जो मिलेगा वो भी सही होगा। लेकिन लेकिन चेतावनी दे रहा हूं, वैसा कोई मिल जाए तो उसी से चिपक मत जाना। ये मत कर देना कि अब मैं अपनी यात्रा भी बाधित करूंगा और तुझे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि देखो हम तो इस सफर पर आए ही इसीलिए थे कि हम सफर मिल जाए। हम तो इस सफर पर आए ही इसीलिए थे कि हम सफर मिल जाए। हमारा तो पहले से ही यही उद्देश्य था। तो मिल गया हम सफर, तुमने मंजिल ही भुला दी। ये गजब मत कर देना। तुम्हारी निष्ठा सदा होनी चाहिए मंजिल की। मंजिल के प्रति निष्ठा है। फिर कोई रास्ते में मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। जितने दिन के लिए मिला है, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन विदा भी हो गया उस दिन कहेंगे हमारा पहला नाता, हमारा इश्क तो मंजिल से है ना। ये तो रास्ते का साथी था, कुछ दिन चला, जितने दिन चला बहुत सुंदर बात थी। अब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मंजिल तो है ही, हमारा तो अभी रास्ता लंबा है। जो आप लोग करा करते हो कर्मकांड, साथी की तलाश, आई एम लुकिंग फॉर एन अलायंस, इस तलाश की शुरुआत ही ये तय कर देती है कि अब बर्बाद होगे। उसका मिलना किसी उद्देश्यपूर्ण सप्रयोजन तलाश का परिणाम नहीं हो सकता। कोई अच्छा साथी मिलेगा भी, जब भी मिलेगा तो अनायास मिलेगा। मैं कह रहा हूं वो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा।
आपने मांगा नहीं था, मिल गया। आप क्या मांग रहे थे? मुझे सच्चाई दो, ऊंचाई दो। आप अपनी जिंदगी में एक तरफ को चल रहे थे, उसी में ठीक था, हो गया। इरादा नहीं बनाया था। ये सवाल इसलिए तो नहीं पूछा था कि पहले वाली जैसी मिली, अब दूसरी वाली उससे बेहतर खोजेंगे। खोजने की चीज आसमान है। यहां जमीन पे खुदाई ढूंढाई बंद करो। जब खोजने की चीज आसमान है तो जमीन पर अगर खोजना भी है तो क्या खोजोगे? आसमान की शक्ल खोजो जमीन पर। प्रणाम आचार्य जी। जैसे आपने बताया कि सही आदमी लाइफ में अपने आप आ ही जाता है, आप उसे ढूंढते नहीं हो। जैसे इन डॉक्टर फील्ड आप भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हो और आपके को पीजी भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो लाइफ में ऐसा कोई ना कोई मिल ही जाता है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसको भी काफ़ी चोट मिल रही है मुझसे और मैं भी उसको काफ़ी चोट दे रही हूँ, क्योंकि वो सच बोल रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने भी आपसे सच बोलना सीखा है। पहले मैं सच नहीं बोल पाती थी, पर बहुत पेनफुल हो रहा है। लग नहीं रहा है कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी। तो अगर चोट ऐसी मिली होती है कि भ्रम कटते हैं, तो स्वभाव तो आनंद है। तो फिर बस चोट का दर्द नहीं रहता, साथ में आनंद भी आता है ना। पर्दा जब हटता है तो क्या खुलता है? स्वभाव। और वो क्या है? आनंद। तो चोट तो उस रिश्ते में भी होती है परस्पर जिसमें कामना का रिश्ता होता है, क्योंकि तुम उसकी कामना नहीं पूरी कर पाओगे कभी तो वो चोट मारेगा, तुम उसकी नहीं पूरी कर पाओ। समझ रहे हो? तो वहां भी चोट का आदान प्रदान तो चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो तुम अपने कामना मूलक रिश्ते बनाते हो उसमें चोटें नहीं होती, वहां भी चोट मारते हो एक दूसरे को। कोई किसी की इच्छाएं आज तक पूरी कर पाया है क्या? नहीं पूरी कर पाओगे तो चोट मारेगा वो। चोट तो वहां भी चलती है। एक सही रिश्ते में जो चोट चलती है उसमें सिर्फ चोट का दर्द नहीं होता, उसमें साथ में आनंद भी होता है, क्योंकि उस चोट ने आपको बेहतर बनाया होता है। तो ये जांचने की बात है कि सिर्फ दर्द हो रहा है या आनंद भी आ रहा है। वो आनंद ही है फिर जो फिर उस रिश्ते को स्थायित्व देता है। हुँ? थैंक यू आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं 27 वर्षीय हूँ और पंजाब से हूँ और अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस इश्क की बात रूमी जी कर रहे हैं, तो जो आपके सत्र सुनने के बाद जो मन हल्का होता है, वो शांति मिलती है, तो वो एक ही बात है। मुझे क्या पता? आशिक तुम हो, महबूबा को तुम ही पहचानोगे ना। या मुझसे पूछने आओगे? हम्म? अपने महबूब को पहचानना तो आशिक का दिली काम होता है। दुनिया से वो थोड़ी इसमें मैं तुम्हारा हूं या नहीं ये पूछने अगर तुम मेरे पास भी आ रहे हो तो तुम मेरे नहीं हो, ये पक्का है। मैं तुम्हारा हूं या नहीं ये दूर की बात है। कितना अजीब लगेगा ना किसी से पूछने जा रहे हो आर यू द वन। ये तुम जानो। सस्ती चीज हो जाती है। खुद दौड़ दौड़ के ऐलान करना कि इश्क है इश्क है इश्क है, बहुत ज्यादा सस्ती चीज। और ज्ञानी और ज्यादा इस बात के प्रति संवेदनशील होते हैं कि ये काम बहुत सस्ता है। और विडंबना ये कि ये सस्ता काम ज्ञानी को खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि वो ना बताए कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं तो तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि वो तुम्हारा दुश्मन है। तो फिर उसे अपने मुंह से बोलना पड़ता है कि भाई मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बहुत सस्ता वक्तव्य है ये। भरोसे के बारे में ऐसी बात कहना ही भरोसे की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
पर कहना पड़ता है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम देख लो। तुम्हें कुर्सी पे माल रखा है, तुम्हें जचता है तो ठीक है। मस्त माल है, काफी भारी है, बस हल्का है। हल्का माल नहीं है इधर। मुझसे ही पूछोगे, मैं क्या बोलूं? और कुछ? और और ये चलिए, ये है कि मैं आपसे काफी समय से जुड़ा हूँ, पर मैं खुल के बोल नहीं पाता। जो सीखता हूँ, एक छवि का डर है, वो हमेशा बना रहता है। कम से कम 20,000 लोगों के सामने तुम यहाँ प्रेम अभिव्यक्त कर रहे हो और कह रहे हो खुल के बोल नहीं पाते। हम्म। लोग एकांत ढूंढते हैं प्रपोज करने के लिए। और दावा ये कि हमसे खुल के बोला नहीं जाता। यही तो है, तुम्हें पता ही नहीं ना। आत्मज्ञान और किसको बोलते हैं? माया तो माया है, तुम्हें अपने प्यार का भी नहीं पता है कि तुम वास्तव में किससे प्यार करते हो। क्या खुल के नहीं बोल पाते, और कैसे बोलोगे? बोल तो रहे हो। और अगर फिजूल की बातें नहीं बोल पाते हो तो ये तो अच्छी बात है कि नहीं बोल पाते हो। जो मूल्य की बात है वो तो बोल ही रहे हो खुलेआम। अब झिझकना कैसा? फिजूल की बात तो मैं भी आज तक नहीं बोल पाता। तुम लोगों से इतना बोलता हूँ, तुम्हें लगता होगा तो बोलना ही काम है इनका। मुझे डाल दो 10-20 ऐसे लोगों के बीच में, मैं जिनको जानता नहीं, न वो मुझे सुनने को उत्सुक हैं। तुम देखो, तुम 6 घंटे मुझे वहां बैठा के रखो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। फिजूल की बातें फिजूल जगहों पर अगर आप नहीं बोल पाते हो तो ये कोई कमजोरी थोड़े ही है। क्यों बोलनी है? कुछ होते हैं जो इसमें बड़े प्रवीण होते हैं, वो कहीं भी होते हैं, वो महफिल पर छा जाते हैं। कहीं नहीं छाना है, महफिलों में तो किनारे पर रहना है। महफिलों में तो किनारे पर रहना है। क्यों? क्योंकि जो महफिल का किनारा होता है ना, उसी के ठीक बाद वो होता है जिसकी तुम्हें तलाश है। एट द एज ऑफ द पार्टी। Beyond the boundary, just beyond the boundary of the gathering is the one you are looking for. मैं कहीं भी बैठने जाता हूँ, मैं एकदम जो कोने वाली जगह होती हैं सबसे पहले वो तलाशता हूँ। चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अंधे, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। एकदम कोने में जाके बैठ जाता हूँ। क्यों घुसना है महफिलों में? क्यों बनना है ये आ गया देखो पार्टी की जान? क्यों बनना है? क्या करना है? चलो एक निजी बात बता देता हूँ, प्रेमी आया है तो। मालूम है, मेरा बिस्तर है बड़ा चौड़ा है। मेरी माँ ने बनवाया था मेरे लिए बड़े शौक से, बड़ा चौड़ा बिस्तर। जिन्होंने मुझे देखा है सोते हुए, मैं एकदम उसके कोने पर सोता हूँ, एज पर। मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं बिस्तर के बीचों बीच सो रहा हूँ। विदाई के लिए हमेशा तैयार। हम घुसे नहीं हैं कि तुम्हारे केंद्र में आ गए हैं, जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमें तुम्हारी इस महफिल की जान बनना ही नहीं है। हम सो भी रहे हैं तो भी प्रस्थान के लिए तैयार हैं। ऐसे लेटा होता हूँ और जिस
करवट सोता हूँ, उसी करवट उठ जाता हूँ, सोते वक्त ज़रा भी ऐसे वैसे नहीं करता। तबीयत खराब हो तब करता हूँ सिर्फ। मैंने देखा है, मैं सो के उठता हूँ, मैं ऐसे पाँव नीचे करता हूँ, एक पाँव सीधा एक चप्पल में होता है, दूसरा दूसरी, आँख खुली भी नहीं है तो भी, क्योंकि जैसे लेटा था जिस मोशन में, ठीक उसी मोशन में उतर भी जाता हूँ। क्या करना है बिस्तर पे लौट के, मजबूरी है शरीर की, कुछ घंटे का आराम देना होता है, लेट जाओ, जैसे लेटे थे वैसे ही उठ जाओ। यहाँ बसने थोड़ी ही आए हैं, चाहे कैफे हो चाहे बिस्तर हो। शुरुआत नकार से होती है। शुरुआत इससे नहीं होती है कि मुझे बोलना है, शुरुआत इससे होती है कि जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है। जिसने गलत जगह पर न बोलना सीख लिया, वो इस काबिल हो जाएगा कि अब जहाँ बोलेगा वहाँ मूल्य होगा। आप लोग फिजूल जगहों पर पहुंच भी जाते हैं, शामिल भी हो जाते हैं, बोल भी आते हैं। सबसे पहले वो बंद करिए। आ रही बात समझ में? ये कितने विद्रोह का काम है ना, एक जगह पर जहां सब पशु, कोई ढैंचू ढैंचू, कोई मैं, कोई बर्र बर्र, कोई भौं भौं, कोई मियाऊं मियाऊं, सारे पशु अपना अपना राग अलाप रहे हैं, वहां एक है चैतन्य जो मौन है। ये मौन कितने विद्रोह की बात है। मौन साधना सीखिए, तब जाकर के वाणी में तेज आएगा। चुप रहता है तो इसलिए जहां बोलता है वहां वजन होता है। आचार्य जी, एक और छोटा सा प्रश्न है, वो निजी जीवन से है, तो पूछ सकता हूँ मैं? प्रेमियों को ही रोक सकता है। हम्म। आचार्य जी, वो क्या घर में बिल्कुल एक रीति रिवाज का माहौल रहा है बचपन से ही, और वो है कि मुझे वो करना ही करना होता है, तो मतलब मुझे आप ही मिले फिर जिसने कहा कि जो मान्यता है, जो वो जरूरी नहीं है, जो भी परंपरा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो जरूरी नहीं है। तो तो अभी ऐसा है कि मैं अभी उसका पालन नहीं करता हूँ, तो जो अगर करता था तो एक डर था कि अगर उसका पालन नहीं करूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो अब ऐसे है कि अभी मन में मैं खुद को तर्क देता हूँ कि अब अभी मैं सत्रों से जुड़ा हूँ, सीख रहा हूँ, तो जो अब जो वो मान्यता का पालन करने से बुरा नहीं होना था, तो अब सत्रों से जुड़ा हूँ तो वो नहीं होगा। हम्म। तो पहले एक टोटका था, अब दूसरा है। जी। सॉरी सर, तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। हम्म? कितने खुश हो रहे हो? हाँ? कैसे दांत दिखा रहे हो? क्या बोला है अभी और उस पर तुम खुश हो रहे हो? जो बात है आचार्य जी वो मैं। नहीं तो मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ बात बदल दो, मैं कह रहा हूँ उस पर खुश मत हो। क्या बोलूँ क्या बोलूँ? तुम कह रहे हो कि जो भी चल रहा है वो तो करूँगा, बस अब ये है कि गीता पढ़ रहा हूँ तो ये पक्का हो गया है कि ये सब जो है, इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, तो ठीक है, और निश्चिंत होकर करूँगा। क्या बोलूं? ये कोई फैशन की बात नहीं होती विद्रोह करो, ये जिंदगी बचाने की बात होती है। ये कोई जिंदगी में अतिरिक्त नहीं चीज होती है कि जिंदगी अभी तो ठीक चल रही है, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा थोड़े रिबेलियन से। ये नहीं हो रहा है। तुम खत्म हो रहे हो, तुम खत्म हो, तुम्हारी जान बचाने की चीज है विद्रोह। एक डूबता आदमी हाथ पांव मार रहा है, ये है विद्रोह।
जलते हुए भवन से, घर से एक आदमी बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है। यह है विद्रोह, कोई फैशन नहीं है। नहीं बाहर निकलोगे तो जल मरोगे। तुम कह रहे हो कि गीता वाला फायर एक्सटिंग्विशर मिल गया है, तो अब मैं उसको लेकर के जलती हुई जगह पर बैठा हूं। मैंने बाहर तो नहीं ही निकलूंगा। अब बैठा वहीं रहूंगा। अब जब लपटें पास आती हैं तो ऐसे फुसफुस मार देता हूं। कितनी देर तक मार दोगे? इतनी बार बोला अपनी ज़रूरतें कम रखो, स्वार्थ कम रखो, ताकि किसी के आगे दबना झुकना ना पड़े। खासकर जो आदमी तुमको फिजूल की मान्यताओं और भ्रमों में धकेल रहा हो। तुम जो आके बोलते हो ना कि मैं फलाना भ्रम है, उल्टा पुल्टा चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है, पर मैं उसको तोड़ नहीं सकता। बात अंधविश्वास की ताकत की नहीं है, बात तुम्हारे स्वार्थ की ताकत की है। तुम्हारा स्वार्थ इतना ताकतवर है कि वो तुम्हें अंधविश्वास को तोड़ने नहीं दे रहा है। अंधविश्वास में क्या जान होती है? उसको मत स्वीकार करो, खत्म हो गया। पर तुम स्वीकार इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जवान आदमी हो, पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए किस पर निर्भर हो, डरे बैठे हो। क्यों निर्भर हो समझ में नहीं आता। जो तुमने अपनी उम्र बताई, उतनी उम्र में मैं अद्वैत लाइफ एजुकेशन शुरू कर चुका था। किस बात का डर है तुमको? एक यही चीज़ ना, मतलब मैं सवाल पूछता हूँ कई बार, ये क्यों है? जैसे तैसे करके तो तुम लोग आए मेरे पास, पर अधिकांशतः जो लोग आए हो बहुत डरपोक हो। और जो लोग तोड़फोड़ करते हैं वो सब गलत पक्ष में खड़े हुए हैं। ये कितनी अजीब बात है कि जो लोग कम डरते हैं वो सब वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ झूठ है, जहाँ शोषण है, उसके पक्ष में वो खड़े हुए हैं। और सच्चाई की तरफ पहले तो लोग बड़ी मुश्किल से आए और कम आए, और जो आए वो ज़्यादातर वो हैं जिनका इत्तू सा दिल है। हाय दैया, धड़क गया।